आपको कब लगा कि लाइक सब कुछ छोड़ के लाइक अपने अलावा हम दूसरों को चालू करते हैं हेल्प करना? आपको कब ये थिंकिंग डेवलप हुई है? कब से आपका लाइफ जर्नी स्टार्ट हुआ? मेरे फादर के जाने के बाद मुझे आज भी याद है कि फीस की वजह से हमें एडमिशन्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, जो कि मैंने फेस किए, और मदद कहीं से नजर नहीं आ रही थी। लोगों को दिखना चाहिए कि औरत भी अपने हस्बैंड के बाद कुछ कर सकती है घर के लिए। वहां से फिर मेरे दिमाग में एक जिद थी कि मुझे कुछ करना है, और जो स्ट्रगल मैं फेस कर रहा हूँ वो दूसरे ना कर, दूसरे बच्चे ना कर। यूपीएससी एमपीएससी मेरा बहुत मन था, आईएएस ऑफिसर बनने का। मुझे एक जिद थी कि मुझे यूपीएससी करूंगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाऊंगा। आपको बच्चों को डांटने की भी जरूरत नहीं, अगर आप सही तरीके से उनके साथ बिहेव करो, बच्चों को पढ़ाओगे तो उनको इस तरीके से पढ़ाओ कि ये लगे ना कि ये ग्रोथ कर रहे हैं। बच्चों ने मुझे सर्कल करके रोना चालू कर दिया, 6th के थे, 4th के थे, 5th के थे। तो मैंने वहाँ पर सबसे ज़्यादा इमोशनल मेरे लिए वो पल था कि मेरा जो खेलने की उम्र थी वो पूरी स्ट्रगल में गई, वो एज एक निकल गया, तो मस्ती का वक्त नहीं। तो अभी क्या लगता है, अभी आगे क्या करना है, आपके लाइफ का फ्यूचर विजन क्या है? मुझे सबसे पहली बात अपने एनजीओ को सबसे बड़ा एनजीओ बनाना है इंडिया में। चलिए स्टोरी में फैजान सर का स्वागत है। कैसे है सर आप? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सब ठीक चल रहा है? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत। That's cool. So thanks a lot for joining us for the podcast, sir. My pleasure. So, sir, you have helped literally thousands of the peoples. But आपको कब लगा कि लाइक सब कुछ छोड़ के लाइक अपने अलावा हम दूसरों को चालू करते हैं हेल्प करना? आपको कब ये थिंकिंग डेवलप हुई है? कब से आपका लाइफ जर्नी स्टार्ट हुआ? मुझे पूरा स्टार्टिंग से जर्नी जाननी है आपकी। देखिए, मैं एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में मुक्ताई नगर टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ। ज्यादातर हमारे छोटे से गांव में या टाउन में ये माहौल नहीं होता है। लाइक हम लोग जो जैसे सिटी में होते हैं, लाइक जैसे विलेजेस में हम लोगों को वो लाइफ या वो चीजें नहीं मिल पाती है। स्टार्टिंग में तो ये हुआ कि मेरा एजुकेशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुरू हुआ। मेरे फादर एक डॉक्टर थे, क्लिनिक था हमारा, और साथ ही में ये हुआ कि हमारी मम्मी हम चारों लोग एक साथ एक घर में रहे। हम लोगों के पापा ने भी उतना स्ट्रगल किया डॉक्टर बनने के लिए। अपने चाइल्डहुड में वो एक फार्मर के बेटे थे, उनके पापा भी, मेरे जो ग्रैंडफादर है। और जब हमारे पापा का 2011 में डेथ हुआ, वहां से हमारा मेन सारा स्ट्रगल शुरू हुआ, फैमिली स्ट्रगल शुरू हुआ। 2011 मार्च का वो समय है जब मेरे फादर का डेथ हो गया था, और मैं सिर्फ 11 साल का था, और मेरी सिस्टर थी, और मेरी मम्मी थे, और हम थे। हम 3 लोग घर में अकेले रह गए थे। ये होता है ना कि जब आपके एक मेन सदस्य घर का जब चला जाता है तो कई प्रॉब्लम्स आपको फेस करने होते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन हो जाए, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे हर चीज में हो, वो सारी चीजें हमने फेस की है। जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था, मेरे फादर के जाने के बाद मुझे आज भी याद है कि फीस की वजह से हमें एडमिशन्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, जो कि मैंने फेस किए, और मदद कहीं से नजर नहीं आ रही थी। ये भी हुआ कि मुझे एक वक्त आया कि स्कूल छोड़ने का डिसीजन लेना पड़ा कि अब स्कूल छोड़ दो और कुछ वर्क हम लोग कर ले। और लोगों ने भी, होता है कि लोग सजेस्ट करते हैं कि आप निकाल दो उसको स्कूल से, कोई काम पे लगा दो। गांव में अक्सर ये होता है ना कि लोग आपका माइंड जो है उनका एजुकेशन में ज्यादा फोकस नहीं। कहाँ से थे? मैं प्रॉपर मुक्ताई नगर में हूँ। अच्छा, मुक्ताई नगर टाउन में। तो वहां पर ये हो रहा था कि स्कूल की फीस के प्रॉब्लम आ रहे थे, घर में फाइनेंशियल कंडीशन हो रहा था जो कि हम नहीं सहन कर पा रहे थे उतना, और हमारी मम्मी अकेले थे। मेरे मम्मी का एक्चुअल में बीकॉम फर्स्ट ईयर हो चुका था, बट समाज की वजह से जॉब पर जाना इज नॉट इजी, उनके लिए नहीं था वो जाना। वो अगर वो बाहर जाते तो हम पर क्या ध्यान दे पाते। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि वहां से पूरा हमारा मेन लाइफ स्ट्रगल शुरू हुआ। जब मैंने सोचा कि किसी से मदद लेनी चाहिए, कई लोगों तक हम मदद के लिए पहुंचे भी गए, मेरे स्कूल के फीस से बात की, बट किसी का कोई हमें सपोर्ट नहीं मिला। तो मेरे मम्मी लिटरली फिर कुछ वर्क करना, उन्होंने कुछ काम करना, लाइक चपाती बनाना, टिफिन बनाना, वो बना के वो हमारा घर चलाते थे। साथ ही में उन्होंने फिर उस चीज से पूरा हमारा एजुकेशन करवाया। वो नॉर्मल छोटे से बिजनेस पे उन्होंने हमारा एजुकेशन करवाया। हमारे फादर जब थे तो मम्मी को ये हैबिट नहीं था ये सारा काम करने का, क्योंकि हम एक अच्छे घर से बिलोंग करते थे। मेरे पापा थे, मम्मी को कोई जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की। बट होता है कि घर का एक सदस्य अगर चला जा रहा हो, कमाने वाला इंसान अगर नहीं रहे, फिर आपको घर का जिम्मेदारी लेना पड़ता है। तो मेरे मम्मी ने घर की पूरी जिम्मेदारी ली और हमें अच्छे तरीके से संभाला। बट कई चीजें होती है कि आप जब एक अच्छे रास्ते पे चलते हो, या फिर आप कोई सोचते हो, कोई बड़ा सपना सोचते हो, तो उसमें बाधाएं भी आती है। तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हो, जब तुम्हारी हैसियत नहीं है तो आप क्यों आगे जा रहे हो।
तो ये सारी चीजें सोच के मेरी मम्मी की एक जिद थी कि मैं अपने बच्चों को उस मकाम पर ले जाऊंगी कि लोगों को दिखना चाहिए कि औरत भी अपने हस्बैंड के बाद कुछ कर सकती है घर के लिए, फैमिली के लिए। तो फिर उन्होंने वहां से हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम में ही करवाया कि मुझे लोगों की जिद पर करवाना है, मैं मेहनत करूंगी, ईमानदारी से कमाऊंगी, बट ये करूंगी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा? यस, तो मैं 10th-12th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। जी। अपने मम्मी की हेल्प मैं खुद भी करता था, लाइक चपाती बनाना, टिफिन बनाना, डिलीवरीज करना घर जाके, मैं उनकी खुद हेल्प करता था। कई बार होता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, ये चीजें होती है कि भाई मैं खुद चपाती बनाता था अपनी मम्मी के साथ, तो लोग ऑब्जर्व करते थे मुझे, और ये होता था कि तुम एक लेडीज महिला हो जैसा काम कैसे कर रहे हो। और जी मेरे जी कई दोस्त थे कि जो एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, उनके पास गाड़ियां थी, साइकिल्स था, मोबाइल था, कंप्यूटर था, और मैं वो सारी एमिनिटीज मेरे पास नहीं थी। वहां से फिर मेरे दिमाग में एक जिद थी कि मुझे कुछ करना है, और जो स्ट्रगल मैं फेस कर रहा हूँ वो दूसरे ना करें, दूसरे बच्चे ना करें। तो वो चीज आज यहाँ पर मुझे लगता है कि आई है, तो तभी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो इसका सबसे बड़ा कारण मेरी मम्मी है कि जिन्होंने हमको यहाँ तक के पहुंचा। अगर वो ना होते तो हम यहाँ अगर मैं पूछूं एक चीज जो आपने अपने मम्मी से सीखी है, वो क्या चीज होगी, क्या कहना चाहेंगे? हमने उनसे सीखा है ईमानदारी और दूसरों की मदद करना, हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहना। आपको फाउंडेशन स्टार्ट करने का कैसे आइडिया है? देखिए मैं 2020 कोरोना का भी समय था, जब कोरोना एंड हो रहा था, वॉलंटियरिंग ही करता था मैं नॉर्मली। अच्छा। और रेशन बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस समय, राशन बांट रहे थे लोगों को। जी, वॉलंटियरिंग मतलब आप जा जाके बांटते थे? यस, नॉर्मली होता था कि डोनेशंस कलेक्ट करना, फंड अच्छा। रेजिंग करना एज अ कोई वॉलंटियर। से ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड थे? यस, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड था। अच्छा, ओके जो AMP करके फाउंडेशन था, ओके। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशन। वहां पर मैं 2-2.5 साल 3 साल काम किया, बट एज अ वॉलंटियर था। वहां से भी काफी कुछ मुझे सीखने मिला, उन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, और उनका भरोसा मुझ पे बहुत था। देन जब मैं वहां पे एज अ वॉलंटियर काम कर रहा था, तो मैंने कई लोगों के घर में रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, और कुछ लोगों को पैसों की जरूरत होती थी, तो हम लोग लिफाफे में कुछ पैसे रखते थे उनको डेली एक्सपेंसेस के लिए, और उनके घर पे सीक्रेटली बाहर छोड़कर आ जाते थे, रख कर आ जाते थे, मीन्स बताते नहीं थे कि कौन हेल्प कर रहा है। ये सारे वर्क में मैं इन्वॉल्व रहा। जब मैंने देखा कि लोग को छोटी सी मदद अगर मिलती है ना, तो वो एकदम खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। और हर एक इंसान को एक आस होती है कि मेरी कोई हेल्प करेगा। और कोरोना में जो पुअर लोग थे, उनके बहुत ही ज्यादा उनको परेशानी हुई। कोरोना में पूरा सिचुएशन ही बदल गया था, पूरा इंडिया ही बदल गया था। जी जी। तो मैं अपने कॉलोनी के फ्रेंड्स थे, उनके साथ मिलकर हमने कुछ रेशन जमा किया। यहाँ तक कि हमारे घर में जो एक्स्ट्रा था वो भी हमने उस किट में डाला, और 100-150 लोगों तक हमने पहुंचाया, ज्यादा सा काम किया वो। मतलब आप कब, कितने एज का आप? ये मेरा एज 20 था आई थिंक, मुझे लगता मतलब 20 साल की उम्र से ही समाज सेवा आप चालू हाँ, कर मुझे दी? ऐसा अंदर से लगता था कि कुछ करना चाहिए लोगों के लिए। और मतलब हर एक इंसान का होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ अलग लेवल पे जाना है, कि जब भी मैं कहीं पर भी जाऊँ तो मेरा एक नेम निकलना चाहिए, और उसके साथ मेरे फादर मदर का नाम आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि हर किसी का 12th के बाद एक एम बन जाता है कि भाई मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर या तो डॉक्टर या फिर कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाएंगे। जी। UPSC MPSC मेरा बहुत मन था IAS ऑफिसर बनने का। मुझे एक जिद थी कि मुझे UPSC करूंगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाऊंगा, बट अंदर से लगता था कि नहीं, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। फिर 2021 में मुझे किसी ने सलाह दिया कि खुद का एक NGO आप ओपन करो। 2021 में जब मैं 21 ईयर्स का हो गया था। अच्छा, okay. मैंने किया भी, स्टार्ट भी किया, बट उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया मैं, पैसों की वजह से, कोई प्रॉब्लम्स की वजह से। और साथ ही में ये हुआ कि वो 6-7 महीने में बंद हो, क्योंकि जो लोग मुझे साथ देने वाले थे उन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया उसमें। अच्छा, वो सब बीच में छोड़ के चले गए। ठीक है, तो एनजीओ स्टार्ट किया 2021 में, उसके बाद आगे चल के 6 महीने में बंद हो गया, कुछ हुआ ही नहीं उसका। ठीक है, मुझे वो बंद करना पड़ा जी। देन फिर मैं सोचा कि चलो जॉब करेंगे, नहीं होगा कुछ, मुझे लगता है, और नहीं कर पाऊंगा मैं। इतने बड़े बड़े NGOs है, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं कहाँ टिकूंगा, ये मुझे इस तरीके से लगा। देन लास्ट ईयर एक थॉट माइंड में आया, एक बर्निंग थॉट आया, और मेरे एक दोस्त दादा राव जिनके बारे में मैंने बताया, वो एक एडवोकेट है मुंबई में हाई कोर्ट में, और एक उनका खुद का एक कंपनी भी है। मुझे गाइड किया उन्होंने NGOs के बारे में, फंडिंग्स के बारे में, NGO के वर्क के बारे में। तो फिर मैंने पहले जॉब किया एज एन, पुणे में ही जॉब किया मैंने एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। वो भी एक NGO है जो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए काम करता है। एज अ टीचर वहाँ पे ज्वाइन किया, इंटर्नशिप कर रहा था मैं वहाँ पर मैंने देखा कि अगर हम चाहें ना तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइक वहाँ पे वो लोग बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री ट्यूशंस दे रहे हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी एमिनिटीज फैसिलिटीज पहुंचा रहे हैं, उनके खाने से लेके हर चीज का ध्यान दे रहे हैं, फंडिंग मंगा रहे हैं बाहर से। वो सारी चीजों को ऑब्जर्व किया दूसरी जगह काम कर करके। फिर मुझे लगा कि अब मुझे खुद का एक NGO शुरू करना है। लास्ट ईयर फिर हमने उसकी पहल की,
और उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया। अच्छा 2024 की बात। यानी उसकी नींव तो मैंने 21 में ही रख दी थी और नेटवर्क भी था साथ में, बट एक मेरे ही अंदर वो आ नहीं रहा था, जुनून। जुनून नहीं हो रहा था। हम्म। मैं क्या करूं, क्योंकि होता है कि मेरा एज बहुत कम था और होता है कि आप एक छोटे एज में अगर हो तो आपसे लोग, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मुंबई पुणे जैसे सिटीज में हैं और उनकी इतनी बड़ी बड़ी एनजीओ है कि उनके खुद के 4-4 5-5 स्कूल्स है, तो मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता होगा। तो कई लोगों ने ये भी बोला मुझे, ये एनजीओ छोड़ो, कोई काम में नहीं आने वाला, कोई नौकरी करो या कोई एग्जाम दो, जॉब पे रहो, जॉब करो, कमाओ और घर चलाओ। ये अगर मैं बोलूं कि इंडियन मेंटेलिटी एनजीओ की क्या है, लाइक इंडियन जो भी है, हाँ। इंडियंस कैसे एक एनजीओ को कौन से पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज मुझे लगता है आपको बेटर एक्सपीरियंस है इसमें। देखिए, मैं अगर सिटीज या बड़े अर्बन एरियाज की बात करूं हम्म। तो यहाँ पर एनजीओ को एक अच्छी नजर से देखा जाता है। वर्किंग जो लोग हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं या जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, वो लोग एनजीओ को एक अलग ही रिस्पेक्ट देते हैं और वो लोग एनजीओ में काम करना मतलब बहुत बड़ा काम समझते हैं, क्योंकि अगर हम चाहे तो एनजीओ के थ्रू बहुत लोगों तक फायदा पहुंचा सकते हैं अगर हम चाहे तो। बट रूरल एरियाज में एनजीओ के बारे में कोई लोगों में उत्सुकता नहीं है। अगर लोग एक फाउंडेशन खोलते भी हैं तो वो नॉर्मली पॉलिटिकली दिखाने के लिए या शो करने के लिए, या फिर जी। हमारा एनजीओ है, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, ये दिखाने के लिए लोग गाँव में एनजीओ को खोलते हैं और वो काम कुछ भी नहीं करते। कोई ब्लड कैंपिंग रख लिया, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम रख लिया, उनको लगता है ये एनजीओ का काम है। बट एनजीओ को अगर हम लोग देखें, अगर वेल एजुकेटेड जो लोग हैं जितने भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अनपढ़ लोग नहीं कर पाते, पर ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादातर एनजीओ को अच्छे नजरिए से देखते हैं और वो लोग एनजीओ को सपोर्ट करना भी बहुत बड़ी बात मानते जो हैं। लिटरेट लोग हैं वो Yes. एनजीओ का सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। देखा Right. है मैंने, ये खुद मैं जी। मिला हूँ, बैठा हूँ ऐसे लोगों के साथ। टीयर 1 सिटीज में तो एनजीओ को भगवान समझा जाता है, Yes. बिकॉज बहुत लोगों की समाज सेवा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग तो ऐसे भी है ना जो जॉब करते करते भी एनजीओ के पार्ट है, जी बिल्कुल। यानी वो अपना जॉब दिन में करते हैं और रात में एनजीओ को टाइम देते हैं। ऐसे लोग हमारे टीम में भी हैं, ओह माय हमारे गॉड। कोलैबोरेशन पार्टनर में भी है, पुणे में ही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा शक्ति नाम है उनका, उनका नाम भी लूंगा मैं यहाँ पे। तो वो लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं पुणे में, हम लोग साथ में ही है और वो लोग फ्री ट्यूशन प्रोजेक्ट चला रहे हैं अभी। साथ ही में वो लोग बच्चों को अलग अलग सेशंस लेते हैं, एक्टिविटीज लेते हैं। वो लोग दिन में जॉब करते हैं, दिन भर जॉब करते हैं अपना, और शाम में आकर घर ना जाते हुए अपना टाइम यहाँ पर बच्चों के लिए देते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो अपना वक्त देते हैं एनजीओ के लिए, ये चीज तो है। आप एनजीओ स्टार्ट करने का आइडिया आ गया, आपने एनजीओ स्टार्ट कर दिया, जी। पर कभी आपने सोचे हैं हाँ। एनजीओ से पैसे कैसे कमाया जाएगा? बिकॉज आई थिंक इज एंड ऑफ द डे, मानिए ना मानिए, पैसे ही एक चीज है जो हमारा पेट भरेगा, एंड ऑफ कोर्स उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इट्स बीन लाइक फ्रैंकली। Yes. तो आपने कब सोचा कि लाइक हाँ मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? समाज सेवा तो ठीक है, हाँ। बट एक टाइम पे लगता है ना कि रुपीज हमें भी कुछ चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा एनजीओ खोलने का मकसद पहले से कभी ये नहीं था कि मैं खुद के लिए कभी कुछ करूंगा, Okay. क्योंकि मैं एक अच्छी जॉब पे भी था, मैं जॉब भी कर रहा था अपना। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका एनजीओ है, आप समाज सेवा कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलता। कई प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट अभी लॉन्च करती है, जो एनजीओ के लिए होते हैं, और सीएसआर फंडिंग होता है, जो फंड हम कंपनी से ले सकते हैं। जो tax- सीएसआर फंडिंग, इसे इलॉबरेट कर सकते हैं? इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। ओके। सीएसआर का मतलब ये होता है कि अभी गवर्नमेंट ने जितनी भी एमएनसीज कंपनी है उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया टैक्स का, कि आपको टैक्स पे करना है, जी। और अगर आप टैक्स नहीं पे करना चाहते हो तो आपको वो पैसा सीएसआर के रूप में एनजीओ को डोनेट कर देना है। ओके। तो गवर्नमेंट ने एक सीएसआर करके एक रूल बनाया है। तो बहुत सारी कंपनीज अभी क्या कर रही है कि सीएसआर में अपना फंड दे रही है। उससे क्या हो रहा है कि जो एनजीओ को सीएसआर फंड मिलता है, उस पैसों को वो अच्छी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लगाते हैं, और लोगों की बेहतरी के लिए काम में आते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही में फंड रेजिंग है, हमारा वेबसाइट होता है, वेबसाइट Okay. पे हम फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट आ गया, फंड रेजिंग के लिए एप्लीकेशन डाल दिया तो फंड रेज हो जाएगा। उसकी भी टेक्निक्स होती है। हमें लोगों को, हम शो क्या कर रहे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं, लोगों को वो बताना होता है। एनजीओ खोलना और एनजीओ को चलाना, उसमें बहुत फर्क है। अगर मेरा एक एनजीओ और उसको मुझे रन, तो आपने खोला है या चलाया? मैंने चलाया है तो और मैं बंद नहीं होने दूंगा। तो काम देखिए क्या होता है ना, कि टीम भी अच्छा होना जरूरी है। एक होता है कि हम लोगों के साथ जो लोग हैं, आसपास हमारे इर्द गिर्द में जितने लोग हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, और उनके अंदर, उनके मन में भी एक होता है ना, एक जिद होनी चाहिए लोगों की। जी। तो मुझे ये लगता है, आपकी एनजीओ की टीम कितनी बड़ी है? अभी देखिए हम लोग तो पूरा सेंट्स का है। ओके। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद अभी फिलहाल बढ़ना नहीं था, हमें कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना था। अभी हम स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं खुद का, जो कि हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके करेंगे। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स हो गए हैं,
जिला परिषद के स्कूल्स हो गए, उनके जी। साथ वर्क करना चाहते हैं, लाइक स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हो गया। स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मतलब आपको क्या लाना है एजुकेशन सिस्टम में चेंज? अभी गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो हर कोई जानता है, बिल्कुल, ठीक है? सबको पता तो है। हम गवर्नमेंट को ब्लेम भी नहीं कर सकते उसमें, ब्लेम हम खुद को भी करें तो चलेगा, क्योंकि हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे, हम उसमें योगदान नहीं दे पा रहे हमारा। ये टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, स्कूल के कमेटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल को रन कैसे किया जाए। जी। होता क्या है कि हम लोग स्कूल में एक बच्चा एडमिशन ले रहा है, वो कोई क्लास में बैठ रहा है, हम बुक खोलते हैं, वो टॉपिक उसको पढ़ा देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, हमको लगता है उसका एजुकेशन पूरा हो गया। ये गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, हर एक हर स्कूल में है। है, मैं गवर्नमेंट का ही नहीं बोल रहा हूँ, ये हर स्कूल में है, बट कई Right. गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसे मैंने देखे हैं जो कि भी एनजीओ के अंडर में काम कर रहे हैं, और उन एनजीओ ने उनको इस तरीके से चेंज कर दिया है, चाहे वो स्कूल का बिल्डिंग हो, चाहे स्कूल का एरिया हो, चाहे वो सराउंडिंग हो। गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी इंग्लिश बोल रहे हैं, इस कदर इंग्लिश बोल रहे हैं, और वो स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, साइंस क्राफ्ट एग्जीबिशंस में आगे जा रहे हैं, वो फॉरेन जाके स्कॉलरशिप ले रहे हैं, अच्छे अच्छे पोजीशंस पे जा रहे हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम काम किस तरीके से करते हैं। तो पहला तो मैं एजुकेशन में ज्यादा आगे फोकस करूंगा, स्कॉलरशिप पे मुझे काम करना है। स्कॉलरशिप का ये होता है कि कई बच्चे हैं जो फीस की वजह से पढ़ाई के लिए पीछे हो जाते हैं, राइट। सीईटी जेडब्ल्यू के मार्क्स की वजह से उनको अपने आप को जज करना पड़ता है कि मैं नहीं कर पाया कुछ, ये होता है। जी बिल्कुल होता है। तो हम लोग फंड रेजिंग के माध्यम से, डोनर्स के माध्यम से, हमारे फंड्स जो कलेक्ट होंगे उसके माध्यम से उन बच्चों को एजुकेशन में हम लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट मतलब ये कि अगर उनको जहाँ पे फीस का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम कुछ एक एग्जाम्स लेंगे या उनका कोई टेस्ट लेंगे, वो कर कर उनकी काबिलियत देख के उनको फीस के माध्यम से मदद करेंगे, हमारे पार्टनर्स, कोलैबोरेशन हम लोग सब मिलकर, या उसके नेम से फंड रेज करेंगे। बट फंड रेजिंग कैंपिंग चलाना भी जरूरी है, वो सक्सेसफुल होना जरूरी है। आप फंड रेज करने के लिए अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दोगे, अब फंड कलेक्ट ही नहीं होगा तो कैसे होगा, फायदा ही नहीं है फिर कुछ, है ना? राइट। तो लोगों का वो एनजीओ पे ट्रस्ट भी नहीं है। कि यहाँ नहीं होता है। तो फंड रेज करने के लिए प्रमोशन जरूरी है, सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होना जरूरी है, वो चीज हम करेंगे। साथ ही में फिर जितने बच्चे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं वो निराश होकर नहीं जाना चाहिए, अगर उसने होप लाया है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा तो वो उसको हम लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं वो हमारा जिम्मेदारी है। तो कुछ हॉस्पिटल्स के इश्यूज होते हैं, कई लोगों को हॉस्पिटल्स में बिल्स के प्रॉब्लम होते हैं, बिल कम नहीं होते हैं ज्यादा, तो उसमें भी एनजीओ हेल्प करता है। उसमें भी और ऐसे लोग भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। ओके, तो वो लोगों को भी हमारे साथ कोलैबोरेशन में ला रहे हैं कि वो लोग भी हमारे साथ मिलकर काम करें। तो मेरा ये मकसद है ना कि मुझे जम्बलिंग नहीं करनी, अलग अलग सेक्टर्स है, अलग अलग टीम क्रिएट करना है, अलग अलग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों को देखना है, चाहे वो इंचार्ज हो जो भी हो, और लाइक एजुकेशन हो गया, लाइवलीहुड हो गया, हेल्थ का कंसर्न हो गया, जो भी सेक्टर है अलग अलग हमारी टीम रहेगी, उसको लुकआउट करेगी और वो फंडिंग हम लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं फंड रेजिंग में काम कर चुका हूँ 2 से 3 साल। राइट, आपका मैंने प्रोफाइल देख रहा था, तो यू हैव वर्क लाइक इन मुंबई, मुंबई, आई गेस सिंगापुर, आल्सो पोलैंड, एंड आने एंड ऑफ द डे जाके आप जलगांव में अपना एनजीओ ओपन करते हैं। क्यों? जलगांव हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना जलगांव, उससे एक अलग लगाव है मुझे, मैं वहीं पे पैदा हुआ हूँ, अच्छा बचपन वहीं पे गुजरा है, और हमारा खेती सब वहीं। अच्छा, मतलब बाय बर्थ आप जलगांव से? बाय बर्थ जलगांव से। अभी तक एनजीओ में आपको कितनी फंडिंग मिल गई? देखिए अभी तो हमारा स्टार्टअप है और एनजीओ में फंडिंग नहीं, प्रोजेक्ट मिलते हैं स्टार्ट। अगर आपके एनजीओ ज्यादा पुराना है तभी आपको फंड्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो। सो प्रोजेक्ट्स कैसे, जैसे कि अभी फंड प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे कि कैंपेन करेंगे वेबसाइट पे हमारे, जितने भी लोग हैं जिनको होता है कि कोई एजुकेशन के मामले में स्कॉलरशिप का इशू, उसको फीस का जरूरत है, जी उसका कैंपेन हम लोग चलाएंगे। अच्छा, आज तक आप जितने भी एनजीओज में थे, अगर मैं उसमें से पूछूं, बिकॉज देखिए इंसानों को एट एंड ऑफ द डे एक्सट्रीम चीजें ही याद रहती हैं। सो द थिंग इज, अगर मैं एक चीज पूछूं तो आपको क्या ऐसे स्टोरी मुझे बताइए जो आपको आज भी याद है कि हाँ ये सिचुएशन ऐसा था एंड लिटरली वो आपको लाइक इमोशनल कर दिए। देखिए जब मैं कोरिया फर्स्ट टाइम जी आकांक्षा में मेरा सिलेक्शन हुआ, आकांक्षा फाउंडेशन में एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर वहाँ पर वर्क करने गया। तो वहाँ पर मुझे एक नया होता है ना, हम जब कोई जगह काम करने जाते हैं तो पहचान नहीं होती किसी की, सबसे पहली बात कोई अपना नहीं होता। एक बाहर का सिटी है जो आप सिटी में रह रहे हो। 8:40 का रिपोर्टिंग टाइम था, अभी याद है मुझे। मैं प्रिंसिपल की कैबिन के बाहर जाके वहाँ टेबल पे इस तरीके से साइलेंटली एकदम हाथ बांध के बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। एक एक करके सारे टीचर्स आए, प्रिंसिपल ने मुझे ग्रीटिंग किया, उनसे मेरी बात हुई, फिर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे ये नहीं समझता था कि बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि कम्युनिटी के जो बच्चे होते हैं थोड़े शरारती किस्म के बच्चे क्या करते हैं कि जब आप एज अ टीचर पढ़ाते हो जानबूझ के और क्लास में, उनको पता होता है कि आप
कुछ नहीं कर सकते। आप भी अपने टाइम पे किए होंगे। मेरे टाइम पे बिल्कुल उनको क्लासरूम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। राइट। क्लास मैनेज हो गया, आप जीत गए। आपको बच्चों को डांटने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप सही तरीके से उनके साथ बिहेव करो और एक बॉन्ड उनके साथ बना तो आप क्लासरूम मैनेज कर सकते हो। क्योंकि हम उन बच्चों के साथ, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो ग्रेड 1 से हो या 10th हो, उनकी बातें, उनका हमारे साथ बैठना, बात करना, उनके मन में जो सच्चाई होती है ना, उनके मन में कोई ये नहीं होता, गलत नहीं होता, वो लोग एकदम प्योर होते हैं जी। तो उनके साथ बैठकर पढ़ाना मतलब ये नहीं कि बुक खोला और पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने देखा है कि जब मैं आकाश फाउंडेशन में काम करता था, वहाँ बोर्ड का भी यूज नहीं किया था, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया। तो वहाँ पर ये अलग तरीके से उन्होंने बच्चों को फन लर्निंग वे से पढ़ाया। ऐसी ऐसी इंगेजिंग एक्टिविटीज वो लेते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे वहाँ पे सीख रहे हैं और रियली उसमें फर्क पड़ रहा है बच्चों को, बच्चे कुछ करके दिखा रहे हैं। तो वही चीज मेरे साथ हुई कि जब मैं वहाँ पर गया, नया मुझे एक अलग फील होता था कि मैं कहाँ आ गया, मैंने क्यों ज्वाइन कर दिया, मैं क्यों टीचर बन गया। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि धीरे धीरे जब मेरा बॉन्ड बना तो वो बच्चे जो कम्युनिटी के हैं जी, उनको बहुत चीजें जल्दी समझ में आई। एट लास्ट जब मेरा वक्त आ गया इंटर्नशिप खत्म होने का, अच्छा, मैं इंटर्नशिप छोड़ रहा था, तब वहाँ पर बच्चे रो रहे थे मेरे लिए लिटरली। वहाँ पर टीचर को सर नहीं बोला जाता, भैया बोला जाता, अच्छा, भैया और दीदी, ताकि आप उनके साथ एक बॉन्ड बना सकें। तो 3rd ग्रेड के बच्चे आए, मैं टिफिन खा रहा था, वो क्लास से बाहर आया और मुझे आगे हक कर लिया और रोने लगे कि भैया आप जा रहे हो। जहाँ मैं जा रहा हूँ, आप कब आओगे? तो लिटरली बच्चों ने मुझे सर्कल करके रोना चालू कर दिया। 6th के थे, 4th के थे, 5th के थे। तो मैंने वहां पर सबसे ज्यादा इमोशनल मेरे लिए वो पल था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था जॉब करने में, वो इंटर्नशिप करने में मेरा मन ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था मैं टीचर नहीं बन पाऊंगा। पर लास्ट में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पर आया, मैंने अपना वक्त दिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मेहनत करो तो ऊपर वाला उसका फल आपको देगा जी, तो कहीं से भी आ जाएगा, आपको उसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम अच्छे काम में आगे बढ़ेंगे, अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करेंगे, हमारा टाइम इन्वेस्ट करेंगे जी, तो खुद ब खुद हमें सक्सेस भी मिलेगा और अर्निंग तो अपने आप आ ही जाएगा। वो है सबके। अगर मैं पूछूं आपको कि एक चीज ऐसा क्या चेंज करना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम, तो क्या आंसर होगा? मैं एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज करना चाहता हूँ। नहीं, इसका मतलब क्या है ना कि देखिए, ज्यादातर बुकिश नॉलेज से बेहतर है जी बच्चों को दुनियादारी का नॉलेज है। लाइक वो कैसे सिखाएंगे? देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि बुक्स को साइड में रख के थोड़ा एक बच्चे के साथ एक टीचर का काम एक बॉन्ड बनाना। सबसे पहले मुझे लगता है उसे बॉन्ड बनाओ। उसके बाद कई चीजें, कई टॉपिक्स है ऐसे कि जो हम बच्चे को एक एक्टिविटी या कुछ चीज करके दिखा सकते हैं, तो वो एक्टिविटी हम ले सकते हैं। ओके, डिजिटली हम लोग बहुत आगे चले गए, डिजिटल क्लासरूम आ गए। बच्चों को एनिमेशन में ज्यादा पढ़ना बहुत पसंद है जी। आप उनको बुक से पढ़ाओ वो नहीं पढ़ेंगे, बट एनिमेशन वीडियो अगर आप उनको दिखा दो, कोई एक घंटा देख लेंगे, चाहे 6-7 का ही बच्चा क्यों, ठीक है, तो वो टेक्निक यूज कर सकते हैं। चलिए वो सब ठीक है, आप अपने कारनामे बताइए। बचपन में आप कैसे थे? आपका कोई एक फनी इंसिडेंट? मैं बहुत साइलेंट था, चुप था, एकदम इनोसेंट बच्चा। एकदम इनोसेंट टाइप था। अच्छा, और मैं कभी बाहर ही नहीं गया करके खेलने के लिए। बाहर कभी जिंदगी में नहीं? मेरे एक मोहल्ला होता है हमारे घर में, तो गांव में क्या होता है कि छोटी सी सोसाइटी होती है, गली होती है छोटी सी, सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं स्कूल से आने होते हैं। मैं कभी बाहर ही नहीं गया खेलने के लिए, क्या पता क्यों। पढ़ाकू टाइप भी नहीं था, इतना भी पढ़ाकू नहीं था, मुझे टीवी देखना पसंद था ज्यादातर, और मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना बहुत अच्छा। थोड़ी शरारतें अपनी बहन के साथ कर लेता था, उसकी खिंचाई करना, मस्ती करना, और स्कूल्स में तो नॉर्मल होता है, हम लोग दोस्त के साथ जो करते हैं, बाकी इतना मैं शरारती नहीं रहा बचपन में। तो फिर मैं 11 साल का था, तभी मेरे पापा चले गए, तो लाइफ में फिर वो चीजें आ गई, वो सीरियसनेस बन गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जो आपको पूरा लाइक। यस, मुझे समझ आता था कि मैं 11 साल का था जी, बट दिमाग में बातें आती थी कि घर को कैसे रन कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना है, तो डेली एकदम सीरियस ज्यादा, क्योंकि मेरा जो खेलने की उम्र थी वो पूरी स्ट्रगल में गई, वो एज एक निकल गया, तो मस्ती का वक्त नहीं। तो अभी क्या लगता है, अभी आगे क्या करना है? आपके लाइफ का फ्यूचर विजन क्या है? मुझे सबसे पहली बात अपने एनजीओ को सबसे बड़ा एनजीओ बनाना है इंडिया का नंबर 1 एनजीओ। मेरे एनजीओ का नाम डॉक्टर आरिफ शेख फाउंडेशन है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट से हम लोग हैं, हमारा टीम मुंबई से ऑपरेट कर रहा है, और अभी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में और फंड रेजिंग में। वो तो आपको दिख ही गया होगा पॉडकास्ट में। हाँ, तो काम की बातें जो दिख ही गई है। ग्रेट, माय वेल विशेस विद यू। एंड सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपको कि आजकल का यूथ बाकी सोशल मीडिया एंड ऑल अदर स्टफ्स में बहुत इन्वॉल्व है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक सोशल वर्किंग एंड ऑल अदर स्टफ्स, लाइक रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हमारा
जो कॉलेज है वो रूरल इमर्शन के प्रोग्राम से हम गांव में जाके समाज सेवा बेसिकली किया जाता था 4 दिन के लिए, जो कि हम पुणे से बाहर गए थे सातारा, बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोग जाते हैं, तो हम सातारा गए थे, वहां पे जाके समाज सेवा की है बेसिकली हर एक गाँव। तो ये सब चीजें कॉलेजेस जितने भी बड़े बड़े वो सब इंट्रोड्यूस तो कर ही रहे हैं समाज सेवा में, बट आपको क्या लगता है कि आप और कैसे ग्रैब करेंगे हमारे यूथ को समाज सेवा करने में? मैं वो एक तो वर्ड में जानना चाहता हूँ, क्या विजन है उस पे आप? देखिए, सबसे पहले ना यूथ को कंट्री की हालत देखनी पड़ेगी, हमारा कंट्री किस चीज से जा रहा है, गुजर रहा है, और अगर यूथ एकजुट हो गया ना तो हम लोग बहुत कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे काम इनिशिएटिव हम लोग ला सकते हैं। अगर मैं बोलूं, मुझे जितना नॉलेज है, पॉवर्टी इज द वन रीजन इन इंडिया जो कि इंडिया को आई गेस खा रहा है, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज वो ही हम कम नहीं करें तो आई गेस इट वोंट वर्क फॉर अस। तो आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, यूथ को पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। देखिए, आप अलग है ना, जरूरी नहीं है कि हमें इलेक्शंस में ही खड़े रहना है या कोई नेता वेता बनना है या ऐसे कोई काम करना है। पॉलिटिक्स में किससे लाइक क्या होता है, सोशल एक्टिविटीज भी बन सकते हैं, और पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना मतलब ये होता है कि जो मुद्दे, जो इश्यूज हमारे लोग फेस कर रहे हैं हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग के लोग, तो उनकी इश्यूज उठाकर हम लोग गवर्नमेंट तक पहुंचाना। हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, अगर एक ग्रेजुएट बंदा भी है तो इतना तो उसको आता है कि वो एक लेटर टाइप कर सके, बिल्कुल वो लोगों की परेशानियों को सुन सके, गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। तो मुझे लगता है अगर वो ग्राउंड पर आकर थोड़ा बहुत अपने दिन भर का 1-2 घंटा कर देगा हमारे सराउंडिंग के लोगों को, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो नल का इशू हो या पानी का इशू या गवर्नमेंट से कोई इशू हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने कई वेबसाइट्स निकाली है जिसमें आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर सकते हैं जी। कई ऑफिसर्स ऐसे बैठे हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर्स हो, तहसीलदार हो, जो लोगों को सुनना पसंद करते हैं। बट अगर कोई एक तरीका, एक प्रॉपर यूथ, एक पढ़ा लिखा इंसान उनके पास जाके लोगों की प्रॉब्लम बताएगा, तो वो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम वहां तक जाएंगे, और इससे हमारे गवर्नमेंट को भी हेल्प होगा, हमारे गवर्नमेंट को भी वो चीजें दिखेगी कि लोग क्या फील्ड पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए ये सारी चीजों, बहुत सारे इनिशिएटिव्स। जैसे आप कैसे करेंगे बताओ, बिकॉज आपको तो यूथ को लाना है एंड काम करना है, वो यूथ पे एनर्जी कैसे आएगी जिसमें? देखिए, अभी फिलहाल हम लोगों ने एक चीज लॉन्च की है, अभी जितने भी लोग हैं मेरे साथ जो काम, सब यूथ है, सब यूथ। फैंटास्टिक। और यहाँ तक कि मेरा जो सेंट्रल टीम है, मेरे सेंट्रल टीम में जो जॉइंट सेक्रेटरी है मयूरी जी, वो उनका एक स्मार्ट लाइफ कोच करके एक बहुत बड़ा कंपनी है खुद का, ओके, वो भी एक सक्सेसफुल महिला है, उनका एज होगा 23-24। आकाश जी करके मेरे साथ है एज सेक्रेटरी, वो पॉलिटिकली बहुत इंगेज है, और उनका ऑल इंडिया एसोसिएशन, जो फिल्म एसोसिएशन है, उसमें अच्छे स्टेट के पोस्ट पे वो जॉब ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हम लोग लेते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं जो जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, तो हम लोग हर साल क्या करते हैं कि जॉब ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेते हैं जी, कंपनी से टाइप करते हैं और उनसे मिलकर हम लोग इंटरव्यूज करना करवाते हैं, जहाँ जहाँ वैकेंसीज है, कंसल्टेंसीज है, उनसे कांटेक्ट करके उनको जॉब दिलवाने का काम करते हैं। मेरे एनजीओ में आपको 30-35 अभी तक एनजीओ में कितने मेंबर है? अभी हम लोग फिलहाल सेंट्रल टीम में 20 मेंबर्स 20 मेंबर सेंट्रल टीम, पर सब एक्टिव, ग्रेट जॉब सर। और वो लोग अपना टाइम भी कर रहे हैं एनजीओ के लिए, अपना काम को भी टाइम दे रहे हैं और हमको भी टाइम दे रहे हैं, कभी हमको बोलना नहीं पड़ता क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैं बोलूं जिंदगी में आप अपने से, अपने लाइफ से, पूरे सराउंडिंग से और थ्रू आउट द लाइफ क्या सीखे, तो आपका आंसर क्या होगा? ये मेरा जितना भी जर्नी रहा लाइफ का, तो मैं सबसे बात एक चीज तो सीखा हूँ कि लाइफ में मेहनत के बिना कुछ नहीं। 100% एग्री विद यू। दूसरा, सच्चाई होनी चाहिए, अगर आप में सच्चाई है तो लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, आप में खुद कांटेक्ट हो जाएंगे। एक छोटा इंसान कब तक झूठ बोलेगा, एक हद होती है कि वो झूठ बोल बोल के चला लेगा, बट वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा। और माँ बाप की रिस्पेक्ट सबसे बड़ा, क्योंकि अगर आप वो करते हो तो गॉड खुद ब खुद आपको सारी चीजें दे देते हैं, मुझे ये लगता है। आपकी एज क्या है? मैं भी 24 हो गया। 24। ग्रेट, फैंटास्टिक जॉब जो आप कर रहे हैं अभी आज के डेट में, इट्स टू रियली फैंटास्टिक। आप ऐसे ही करते रहिए, इट्स माय बेस्ट विशेस विद यू। वन बेस्ट बुक जो कि हमें हर एक गेस्ट को पूछते हैं, बताइए। मैंने पैपिलॉन पढ़ी थी, एक एडवेंचरस बुक, ओके, थोड़ी बोरिंग थी, बट ये था कि जब मुझे बुक्स रीडिंग पसंद नहीं था, मैं पढ़ता था, ज्यादातर एनिमेशन देखना पसंद है, बट उसमें मैंने उनकी एडवेंचरस स्टोरी देखी है पैपिलॉन, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा मैंने डॉक्टर एपीजे कलाम का बायोग्राफी पढ़ा, क्योंकि उनसे बहुत इंस्पायर था पहले से। Thank you so much, Vedanta, for joining us for the General Story podcast. So, this is Aryan Gupta signing off for today. Thank you so much, guys.